हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो है कक्षा 9वीं का सेशन चल रहा है और इस कक्षा 9वीं के सेशन में हम लोग जो है आप सभी के बायोलॉजी विषय का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, इस अध्याय को हम लोग जो है पढ़ रहे थे, जिससे रिलेटेड हम लोग जो है 3 लेक्चर को कर चुके हैं और ये जो है आप सभी का चौथा लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है 3 लेक्चर को देख कर आए होंगे। अगर आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो इन तीनों लेक्चर का जो है आप सभी को लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो खत्म होते ही आपको वहां पे शो करेगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो पहले के जो हम लोग जो 3 लेक्चर कर चुके हैं उसमें जो है हम लोग कोशिका से रिलेटेड सभी बातों को हम लोग चर्चा किए हैं। जो आप सभी का तीसरा लेक्चर था उसमें हम लोग जो है कोशिका के बहुत सारे अंगों के बारे में जाना था। आखिर कोशिका के बहुत सारे अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जाना था। कोशिका जैसे में हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़े थे, क्रोमैटिन जालिका, केंद्रक के सभी केंद्रक के जितने भी अंग होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और भी कोशिकांग थे जिनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है और आगे के कोशिकांगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आखिर कोशिका भित्ति होती क्या है, इससे क्या लाभ है, आखिर ये कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन से जीव में पाई जाती है, किस जीव में नहीं पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब पादप कोशिकाओं में कहां पर पाई जाती है तो मैं आप सभी को बता दूं, पादप कोशिकाओं में ये जो है, अगर आप लोग अपने घर पर पेड़ देखे होंगे तो जो आप सभी का पेड़ होता है उसका जो ये बाहरी आवरण होता है, ये वाला बाहरी आवरण, यहाँ पे आप लोग यहाँ से यहाँ तक तना जिसे हम लोग बोलते हैं, वह उसमें अगर आप लोग देखे होंगे ध्यान से तो वहां पे काला काला कलर का एक परत जमा हुआ होता है, वही जो है कोशिका भित्ति होती है। आखिर ये कोशिका भित्ति जो है किस चीज की बनी होती है इसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। फिर हम लोग जो अगले टॉपिक में बातें करेंगे कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में। आखिर कोशिका भित्ति जो है इसकी संरचना कैसे हुई है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति जो है क्या होती है। तो चलिए बिना देरी के अब हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो देखिए, कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिका में कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थों की एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी जितने भी पादप कोशिकाएं होती है, चाहे वो आम का पेड़ हो या फिर किसी और फल या फूल का पेड़ हो या फिर किसी और भी पौधा, कोई भी पौधा हो, उसमें जो है बाहरी आवरण होता है और उसके सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं होती है उसके सभी कोशिकाओं के बाहर वाले परत को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो परत है वो कैसी होती है तो ये परत जो है वो निर्जीव होती है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का बनता है, आखिर जो है कोशिका भित्ति कैसी होती है, सजीव होती है या फिर निर्जीव होती है। तो आप लोग को जो है आंसर में लिखना है निर्जीव, यानी कोशिका भित्ति जो है कैसी होती है, निर्जीव होती है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कोशिका भित्ति के डायग्राम को। तो देखिए ये जो है कोशिका भित्ति का डायग्राम है, यानी आप लोग जो है एक पादप कोशिका अगर लेंगे तो उसके जो बाहरी आवरण होगा ऐसा ही होगा और अंदर जो है कोशिकाएं ऐसे ही पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो जैसा में हम लोग के शरीर में, हम लोग की कोशिका में जो है केंद्रक जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी कोशिका झिल्ली, अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, वैसे भी इसमें पाए जाते हैं। तो सिंपली आप एक देख लीजिए, केंद्रक हो जाएगा, ये आपका गोल्जिकाएं है, ये रिक्तिका है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ये जो है गोल्जिक, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आपका जो खुरदरी अंतःपर्दव जालिका या चिकनी अंतःपर्दव जाली, ये दोनों यहाँ पे है। यहाँ पे एक पौधों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है कोशिका भित्ति, वो क्या अंश है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
कोशिका के चारों ओर ये जो संरचना बनी है ये कैसी होती है, निर्जीव होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जो है कोशिका भित्ति जो है ये केवल और केवल किस में पाई जाती है, तो ये कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, अगर कोई पूछता है कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, तो आप लोगों को बताना है सेलुलोज की बनी होती है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के निर्माण में जो द्रव्य द्वारा स्रावित पदार्थों से होती है, यानी जो कोशिका भित्ति है इसकी निर्माण, यानी ये जो हमारा कोशिका भित्ति है इसका निर्माण जो है किससे होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम लोग जानते एक और नाम से जानते हैं कोशिका द्रव्य, जो आप जानते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसी के सहारे से हमारा कोशिका भित्ति जो है यह बनता है। तो आगे देखते हैं, गोल्जी उपकरण कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो आप सभी का गोल्जी उपकरण है यह जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कोशिका भित्ति का जो है निर्माण करने में सहायता करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अब कोशिका भित्ति के संरचना के बारे में। तो आप सभी का अगला जो टॉपिक है वह है कोशिका भित्ति के संरचना के बारे में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे आखिर कोशिका भित्ति जो है उसकी संरचना जो है कैसे हुई है, और अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे इसका कार्य जो है क्या है। कुछ कार्यों के बारे में हम लोगों ने जो है कोशिका भित्ति जब जब आप सभी को पढ़ा रहा था तो उस समय ही आप लोगों को कुछ कार्यों के बारे में इसका पता चल गया था, और इससे जो है कोशिका को क्या लाभ है इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले जो है कोशिका भित्ति की संरचना जो है वह कैसे हुई है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये जो आपका है पादप कोशिका, और इसका जो बाहरी आवरण होता है ये जो है निर्जीव होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसी का जो है कोशिका भित्ति को जो है दो भागों में बांट दिया गया है, यानी कोशिका भित्ति जो है दो भागों से मिलकर बनी हुई होती है। एक जो है वो होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, और दूसरा जो आपका कोशिका भित्ति होता है वो होता है द्वितीय कोशिका भित्ति। यानी ये जो है आपका प्राथमिक कोशिका भित्ति है और ये जो आपका ये द्वितीय कोशिका भित्ति है। और आप लोग अगर पूछेंगे अगर ये क्या है, तो ये जो है प्लाज्मा कोशिका भित्ति है, यानी जो आपका यहाँ पे द्रव भरा रहता है इसको घेरने के लिए जो है बना रहता है। एक तरह से आप इसको जो है कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। तो देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। यानी ये जो आपका प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये जो है सेलुलोज की बनी होती है, जो मध्य पट्टिका के दोनों ओर होती है। ये जो है कैसी होती है, मध्य पट्टिका जो आपकी होती है इसके दोनों तरफ ये होती है। यह मुलायम, लचीली एवं पतली होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है इसका जो पहला भाग होता है, यानी प्राथमिक जो आप सभी का कोशिका भित्ति होता है ये जो होता है मुलायम होता है, लचीला होता है। फिर देखिए आप सभी का अगला जो है टॉपिक है, यानी द्वितीय कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए द्वितीय कोशिका भित्ति यह सेलुलोज और लिग्निन, ये जो है सेलुलोज और किसकी बनी होती है, आपका जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है केवल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर के स्तरों से बनी होती है। यानी ये जो कोशिका भित्ति है यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर के स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है, और ये जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति के जैसे ही मजबूत होती है। तो देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे अब कोशिका भित्ति के कार्यों के बारे में। तो अब हम लोग बातें करेंगे कोशिका भित्ति के कार्यों के बारे में। आखिर कोशिका भित्ति जो है कोशिका के अंदर क्या कार्य करती है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है इसका पहला कार्य हो जाएगा आपका, यह कोशिका को निश्चित आकृति और दृढ़ता प्रदान करती है। यानी ये जो कोशिका भित्ति है ये जो आपका पादप कोशिका होता है इसको जो है एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और दृढ़ता प्रदान भी करती है। उसके बाद देखिए दूसरा, यह कोशिका को परस्पर बांधे रखती है। उसके बाद ये जो है कोशिका को जो है परस्पर यानी
पूर्ण रूप से चारों तरफ से इसको जो है बांधे रखती है, जिससे कोशिका का जो है इधर से उधर ना हो, इस कोशिका कठोर अवस्था में रहे। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है, यह कोशिका की रक्षा करती है। ये जो कोशिका भित्ति है, ये जो है कोशिका की रक्षा करती है। सबसे पहले अगर आप लोग जो पेड़ के तना को अगर काटना चाहेंगे तो सबसे जो पहला जो आपका परत मिलेगा वो जो है कोशिका झिल्ली का, कोशिका भित्ति का ही मिलता है। तो वो जो है बहुत ही कठोर होता है, जिसके कारण जो आप जितना वार करेंगे तो वो जो है जल्दी से कटता नहीं है। इसलिए जो है ये जो है क्या करता है, कोशिका जो कोशिका भित्ति होता है, ये जो है कोशिकाओं का जो है रक्षा करता है। तो अब हम लोग बातें करेंगे तारककाय के बारे में। आखिर तारककाय जो है कि इसका क्या कार्य है, आखिर ये क्या होता है, यानी सेंट्रोसोम क्या है, इसका क्या कार्य है, इससे क्या फायदा है, और ये जो है कोशिका के अंदर कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए आप सभी का अगला टॉपिक जो है वह है तारककाय। तो अब हम लोग बातें करेंगे तारककाय के बारे में। तारककाय जो है ये भी जो है कोशिका का एक अंग है, और इसका भी जो है कुछ काम होता है कोशिका के अंदर। तो पहले हम लोग जानेंगे तारककाय होता क्या है, इसका खोज किसने किया था, इसकी संरचना कैसी होती है। फिर हम लोग अगले टॉपिक में बातें करेंगे इसके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं तारककाय होता क्या है। तो देखिए तारककाय वह अंग है जो दो बेलनाकार संरचना से बना होता है। यह संरचना एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती है। प्रत्येक बेलनाकार रचना को सेंट्रोसोम कहते हैं, यानी तारककाय कहते हैं। यानी ये जो आपका जो तारककाय जो है यह ऐसा अंग है जो दो बेलनाकार, यानी यहाँ पे बेलन के आकार का जो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे संरचना, यानी दो बेलनाकार संरचना वाले एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। यानी ये जितने भी हैं एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, और ऐसे ही संरचना को हम लोग तारककाय कहते हैं। जिसको संरचना आप लोग ऊपर से ऐसे देख सकते हैं, तारककाय की जो संरचना है ऊपर से ऐसी दिखाई देती है, अगर आप लोग साइड से देखेंगे तो वह इस प्रकार की दिखाई देगी। यानी आप लोग कह सकते हैं पाइप को जो है, पाइप जो आप लोग देखे होंगे पाइप, उसको सड़ी एक पे एक अगर हम लोग सरिया कर रखेंगे संभाल कर, तो ऐसा ही संरचना उसका बनेगा। फिर देखते हैं हम लोग आगे, यह कोशिका में केंद्रक के ठीक पास स्थित होता है। ये जो अंग है, ये कोशिका जो आपका होता है उसमें केंद्रक के ठीक नीचे जो है पाया जाता है। यह कोशिका के केंद्र के ठीक नीचे पाया जाता है। यहाँ तक हो चुका है। सभी जंतुओं एवं निम्न वर्गीय पौधों में पाया जाता है। ये जो है सभी जंतु, यानी जितने भी जंतु होते हैं उन सभी में, और जितने भी निम्न वर्गीय पौधे हैं इन सभी में पाए जाते हैं, जिनका खोज टी बुवेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। यानी ये जो सेंट्रोसोम है इसका खोज जो है एक टी बुवेरी नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने जो है 1888 ईस्वी में इसका खोज किए थे। अब हम लोग बातें करेंगे सेंट्रोसोम यानी तारककाय के कार्यों के बारे में। आखिर इसका जो है क्या कार्य है। तो अब हम लोग बातें करेंगे तारककाय के कार्यों के बारे में। आखिर इसका जो है क्या कार्य है। तो देखिए इसका पहला कार्य है, यह कोशिका की विभाजन में सहायता करता है। यानी ये जो है, ये जो अंग है कोशिकांग है, ये जो है कोशिका जब विभाजन होती है यानी बढ़ती है उस समय जो है ये कार्य करती है, यानी उसमें सहायता करती है। दूसरा, यह कोशिका में फ्लैजिला और सिलिया बनाने में भाग लेती है। यानी ये जो है जब कोशिका के अंदर फ्लैजिला और सिलिया जब बनता है तो ये क्या करती है, उसको बनाने में मदद करती है। तो अब हम लोग जानेंगे ये जो है फ्लैजिला और सिलिया जो है ये क्या है। तो देखिए फ्लैजिला और सिलिया जो है एक प्रचलन अंग है, यानी ये जो है क्या है, एक प्रचलन अंग है। अब आगे हम लोग बातें करेंगे गुणसूत्र के बारे में। आप सभी का अगला टॉपिक है गुणसूत्र। अब हम लोग बातें करेंगे गुणसूत्र क्या होती है, इसकी संरचना को भी हम लोग देखेंगे और इसके कार्यों को भी हम लोग जानेंगे, इनके और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप सभी का अगला जो टॉपिक है वह है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में। तो हम लोग बातें करेंगे क्रोमोसोम जो है होता क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका के अंदर इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से अंग है,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके जो हमारा क्रोमोसोम है इसका जो है नामांकित चित्र को। तो देखिए आपका क्रोमोसोम जो है कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। देखिए इसका जो है मुख्य भाग कौन कौन सा है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, दूसरा आपका यहाँ पे क्रोमेनिमेटा है, पेलिकल है, टेलोमियर है, फिर यहाँ पे देखिए प्राथमिक इकाई, फिर यहाँ पे देखिए प्राइमरी कास्ट्रिक्शन है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कास्ट्रिक्शन है, फिर एक यहाँ पे सेंट्रोमियर। यानी ये जो है कुछ अंग हो गए जो हमारे गुणसूत्र है इसका जो है कुछ अंग हो गए। अब हम लोग बातें करेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो देखिए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित महीन लंबे तथा कुंडली युक्त धागे के रूप में एक संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर हमारा जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक के अंदर, उस कोशिका के केंद्रक के अंदर एक महीन धागे के जैसे लंबी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद देखिए ये सामान्यतः यह सामान्यतः बेलनाकार होते हैं। यानी ये जो हमारा गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है ये मुख्य रूप से बेलना के आकार का यानी बेलन के आकार का यानी बेलनाकार होते हैं। फिर देख सकते हैं अब हम लोग बातें करेंगे आखिर ये जो हमारा क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है। अंग तो हम लोगों ने देख लिया इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, लेकिन अब इसके किस अंग को क्या कहते हैं। लेकिन अब हम लोग बातें करेंगे इसको मुख्य रूप से बांटा कितने भागों में गया है, यानी ये मुख्य रूप से होता कितने भागों में है। तो देखिए इसका पहला भाग है पेलिकल, दूसरा भाग है मैट्रिक्स और तीसरा भाग है क्रोमेटिड्स यानी आप इसको क्रोमेनिमेटा भी बोल सकते हैं। तो ये जो तीन भाग है ये हो गए इसके मुख्य रूप से। तो अब हम लोग जो है बारी बारी से करके इन तीनों भागों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला भाग यानी पेलिकल के बारे में। तो अब हम लोग बातें करेंगे गुणसूत्र के मुख्य जो प्रकार है उसके बारे में। तो देखिए इसका पहला जो प्रकार है वो होगा पेलिकल। यानी अब हम लोग बातें करेंगे पेलिकल के बारे में। तो देखिए क्रोमोसोम के सबसे बाहरी आवरण को पेलिकल कहते हैं। यानी जो आपका ये क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है इसका सबसे बाहरी आवरण जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। फिर देखिए आगे अगला जो है आपका मैट्रिक्स है। यानी पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। यानी पेलिकल के द्वारा जो आपका घिरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पेलिकल है, इसके द्वारा जो यहाँ पे भाग घिरा हुआ है इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। फिर देखिए अगला क्रोमेटिड्स को हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्रोमेटिड्स क्या है, मैट्रिक्स के क्रोमोसोम की पूरी लंबाई को दो समांतर कुंडलित धागों में समान संरचना पाई जाती है जिसे अर्धगुणसूत्र कहते हैं। यानी जो आपका गुणसूत्र है इसके अंदर यहाँ पे समान धागे के जैसी संरचना पाई जाती है कुंडलित जैसी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्र भी कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे अब क्रोमेनिमेटा के बारे में और कुछ गुणसूत्रों के बारे में। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर आलू के गुणसूत्र क्या होते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इत्यादि हम लोग बातें करेंगे। तो अब हम लोग बातें करेंगे गुणसूत्र के एक और अंग के बारे में जिसका नाम जो है आप सभी देख सकते हैं, जिसका नाम है क्रोमेनिमेटा। अब इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे आखिर ये होता क्या है, इससे क्या लाभ है। फिर आगे हम लोग बातें करेंगे कुछ जीवों के गुणसूत्र के बारे में। यानी मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं और भी चीजों के गुणसूत्र कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानते हैं क्रोमेनिमेटा के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं क्रोमेनिमेटा जो है गुणसूत्र का ही एक अंग है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर ये जो है होता क्या है। तो देखिए प्रत्येक क्रोमेटिड्स में दो या दो से अधिक अत्यंत महीन धागे कुंडलित धागे के समान रचना होती है। यानी जितने भी हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें दो या दो से अधिक जो है धागे के समान रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेनिमेटा जिसे हम लोग कहते हैं।
फिर आगे हम लोग देखते हैं जीवों के गुणसूत्र के बारे में। आखिर जीवों के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो एक तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जीवों का, और दूसरी तरफ इनका संख्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप सभी इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर आपके टीचर इसको आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला दिया गया मनुष्य, यानी हम सभी की बातें हो रही है। आखिर मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 46 जो है यानी 46 होती है। फिर देखिए टमाटर, यानी ये जो है टमाटर हम लोग जो खाते हैं उसके अंदर कितना पाया जाता है। तो इसमें 24 पाया जाता है। फिर आप देख सकते हैं आलू, आलू में जो है कितना पाया जाता है। इसमें 48 पाया जाता है। और आपका जो मकई होता है इसमें कितने पाया जाता है, 20 पाया जाता है। अगर इसका जोड़ा में पूछेगा तो आप लोग जोड़े में लिख सकते हैं। इसका जो हो जाएगा आपका 23 जोड़ा, इसका हो जाएगा 12 जोड़ा, इसका हो जाएगा आपका 24 जोड़ा, और फिर इसका हो जाएगा आपका 10 जोड़ा। अगर जोड़े में पूछता है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो संख्या पूछेगा तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग अब बातें करेंगे गलजी काय के बारे में, यानी गलजी उपकरण के बारे में। आखिर ये जो है क्या करता है, इसका काम क्या है, इसके अंदर क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके संरचना के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग गलजिकाय के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे गलजिकाय जो है क्या होती है। तो आप सभी का ये जो टॉपिक है गलजिकाय, यानी गलजिकाय जो है ईआर यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके पास एक झुंड के रूप में पाया जाता है। यानी ये जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका के पास झुंड के रूप में पाया जाता है। यह उच्च कोटि के पादपों तथा जंतुओं में अनेक झिल्लियों के रूप में पाई जाने वाली रचना है। यह झिल्लियां एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती है। यानी ये जो है किस चीज में पाया जाता है, ये जो उच्च कोटि के यानी वैसे जीव जो विकसित है उनके अंदर ये जो है पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। और ये जो है अनेक प्रकार के झिल्लियों से मिलकर बना होता है। और ये जो झिल्लियां हैं एक दूसरे के समानांतर जो है स्थित रहती है। इसका खोज जो है कैमिलो गल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किए थे। यानी इसका अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि गलजिकाय का खोज किसने किया था, तो आप लोग बता सकते हैं कैमिलो गल्जी। और तो अब हम लोग जो है गलजिकाय के संरचना के बारे में देखेंगे और इसका नामांकित चित्र को देखेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग गलजिकाय के देखिएगा तो ये जो है इस प्रकार का दिखाई देगा। इसका जो डायग्राम है इस प्रकार का होगा, जिसमें कुछ संरचनाएं बनी होती है, जिसमें कुछ खाली स्थान भी पाया जाता है। और इन्हीं खाली स्थानों को हम लोग रिक्तिका कहते हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो आप सभी को झिल्ली के जैसे आप सभी को दिखाई दे रहे हैं संरचना, इनको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। और ये जो है आप सभी के बाहर जो आवरण है इसको हम लोग वेसिकल कहते हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। इनका जो है इसे क्या कहते हैं, इनका कार्य क्या है। उसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे गलजिकाय के कार्यों के बारे में। तो चलिए देखते हैं इन तीनों के बारे में, और इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बातें करेंगे वह है वेसिकल्स के बारे में। तो देखिए वेसिकल कहाँ पे होता है। तो देखिए, गलजिकाय के सिरे पर छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है, जिसे पुटिका या वेसिकल कहते हैं। यानी जो आप सभी का गलजिकाय है इसके सिरे पर कुछ छोटी छोटी रचनाएं, यानी ये रचनाएं जो है पाई जाती है, जिसे हम लोग पुटिका या वेसिकल कहते हैं। यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है पुटिका, या तो आप उसे पुटिका बोल सकते हैं या फिर उसे वेसिकल बोल सकते हैं। फिर देखिए अगला, यानी अब हम लोग बातें करेंगे सिस्टर्नी के बारे में। तो देखिए सिस्टर्नी कहाँ पे होता है इसके बारे में जानते हैं। कोशिका झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं को सिस्टर्नी कहते हैं। यानी ये जो है कोशिका झिल्ली है और इससे जो है घिरी हुई नलिकाएं हैं, जितने भी ये यहाँ पर ये जितने भी नलिकाएं हैं एक समांतर है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे तीसरा यानी रिक्तिका के बारे में। तो देखिए रिक्तिका गलजिकाय के सबसे
निचले सतह पर कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिसे रिक्तिका कहते हैं। यानी ये जो आपका जो है गोल्जिकाय हो गया, इसके निचले सतह पे यहाँ पे कुछ खाली स्थान, यानी ये जो जगहें आपको दिखाई दे रही है सर्कल टाइप के, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। इसी को हम लोग रिक्तिका कहते हैं। आगे हम लोग बातें करेंगे गोल्जिकाय के कार्यों के बारे में, आखिर उसका कार्य क्या क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो देखिए इसका पहला कार्य है अंतःप्रज्वलिका संश्लेषित पदार्थों का संरचना रूपांतरण तथा पैक करके कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रज्वलिका जो है उसके अंदर जब संश्लेषण हो जाता है पदार्थों का, तब उसका जो है ये जो है संरचना उसका आकार प्रदान करता है, उसको पैक कर कर कोशिका के बाहर ले जाता है, कोशिका के अंदर लाता है, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाता है। इसका काम ये कौन करता है, ये गोल्जिकाय करता है। एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं ये डिलीवरी का कार्य करता है, यानी पदार्थों को इधर से उधर पहुंचाता है, यानी डिलीवर करता है। तो अगला देखते हैं इसमें हम लोग, तो इसका दूसरा हो जाएगा यह लाइसोसोम एवं पेरेक्सिसोम में निर्माण करने में मदद करता है। ये जो है इन दोनों के निर्माण में मदद करता है। फिर देखिए तीसरा, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। जब पादप कोशिका का जब विभाजन होता है तो उस समय जो है एक एक पदार्थ पाया जाता है, एक कोशिकांग पाया जाता है कोशिका को, पादप कोशिका के अंदर, जिससे कोशिका प्लेट कहते हैं, इसको जो है निर्माण करता है। फिर देखिए चौथा, सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा में निर्माण करती है। यानी ये जो है सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा के रूप में बदलता है। तो इसी के साथ ये जो है आप सभी का चैप्टर जो है समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाए, और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को जो है वीडियो के जैसे ही समाप्त हो रहा है, जैसे मैं अभी अपना वक्तव्य जो है खत्म करूंगा, उसी समय आपको जो है क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो का जो है लिंक आपके वहां पे शो करेगा, जहां से आप लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर जाकर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। लघुत्तर ये प्रश्न भी मैंने कराया है और भी प्रश्न कराए हैं जो आप सभी वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।